हेलो एवरीवन, चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम मयंक है। तो आज हम एक नए स्टॉक के बारे में देखेंगे जिसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है और माइक्रो फाइनेंस में काम करती है। तो स्टॉक के हम जानेंगे पहले इसके फंडामेंटल्स को, फिर बिजनेस को, और बाद में देखेंगे चार्ट के बारे में। अगर चार्ट में कुछ अपॉर्चुनिटी में क्या दिखती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, दोनों देख लेंगे। शुरू करने के पहले ये बता दूं कि एज यूजुअल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपना रिसर्च एक बार जरूर कर लें इन्वेस्ट करने के पहले। और दूसरी बात है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो पब्लिश हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना लिया है, तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड या कोई भी एनालिसिस के रिलेटेड अपडेट्स दिया करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे पहले कंपनी के बारे में, कंपनी करती क्या है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि रूरल सेक्टर में काम करती है। पहले एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी, इसको लाइसेंस मिल गया 2019 में और 2019 में इसका आईपीओ आया था, 18 में लाइसेंस मिली थी। तो ये कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। लोन में पर्सनल लोन है, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन है, माइक्रो लोन है। सेविंग्स अकाउंट्स में वो गरिमा सेविंग्स अकाउंट, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, तो बहुत तरह के सेविंग्स अकाउंट का भी इनके पास ऑप्शंस है। टर्म डिपॉजिट में फिक्स डिपॉजिट, टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट, ऐसे करके काफी सारे प्रोडक्ट्स इनके पास ऑलरेडी है। ये अपना डेबिट कार्ड भी देते हैं, संपूर्ण फैमिली बैंकिंग है, लाइफ इवेंट्स बेस्ड बैंकिंग है। ऐसा बहुत सारा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कंपनी के पास ऑलरेडी है जो कंपनी अपने यूजर्स को, अपने कस्टमर्स को देती है। फायदा इसमें ये होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक के या फिर माइक्रो फाइनेंस में, कंपनी जो लोन देती है बहुत हाई इंटरेस्ट में देती है, जिसकी वजह से इनका मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप किसी प्राइवेट बैंक से लोन लेते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक से लोन लेते हैं, तो आपको 12% 11% लोन मिल जाता है एक एवरेज रेट पे बात की जाए तो। पर स्मॉल फाइनेंस बैंक हमेशा 20%, 22%, 24% के रेट पे आपको लोन देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इनका मार्जिन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनके पास जो नेट इंटरेस्ट बचता है वो बहुत ज्यादा होता है। जिस पैसे से जितने इंटरेस्ट पे पैसा उठाते हैं मार्केट से और जितना इंटरेस्ट पे देते हैं उसका जो गैप होता है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनके मार्जिन बहुत स्ट्रांग रहते हैं और इसलिए काफी अच्छा प्रॉफिट रजिस्टर कर पाती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है इंडिया में, रूरल सेक्टर धीरे धीरे चीजों को अपना रहा है और काफी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव हो रही है, तो क्या होता है रूरल सेक्टर में उनकी क्रेडिट स्कोर का कुछ होता नहीं है, जिसकी वजह से प्राइवेट बैंक एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो, ये उनको लोन दे नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई बैकग्राउंड डेटा नहीं होता है। उस सेक्टर में क्या होता है, उन लोगों के साथ ये कंपनीज उनकी हेल्प करती हैं, उनको लोन देती हैं और अच्छे, जो कि मैंने कहा अच्छे मार्जिन में देती हैं, तो इनका एक रेवेन्यू भी काफी अच्छा होता है, इनका उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। और क्या होता है, जैसे ज्यादातर पॉपुलेशन जब ग्रो हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव हो रहे हैं, लेकिन इनके पास एक बड़ा सा मार्केट है जो कि एक्चुअली बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली। अभी जहां मार्केट है जो प्राइवेट बैंक जिसमें डील करते हैं उससे बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है और अभी ये ग्रोइंग मार्केट है। अभी मतलब काइंड ऑफ स्टार्ट हुआ है, ये बहुत ज्यादा ग्रो करेगा ओवर द टाइम और जो बैंक्स इसमें पहले से स्ट्रांग हैं उन बैंक को एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलेगा। तो ये है कंपनी का मोटा मोटा कंपनी के बारे में। सिंपल सी कंपनी है स्मॉल फाइनेंस में और बहुत सारा प्रोडक्ट लॉन्च करती है रूरल साइट्स के लिए बेसिकली। ठीक है, फंडामेंटल देखेंगे तो फंडामेंटली कंपनी एक मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, और बुक वैल्यू जो है अभी करंट प्राइस के आसपास है। आरओई काफी अच्छा है, 9% और 14%, सो काफी अच्छा माना जाता है फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप बाकी पीयर ग्रुप से कंपेयर करेंगे तो। इंटरेस्टिंग पार्ट इसका प्रोमोटर होल्डिंग है 83.3% है। 75% ही मैंडेटरी होता है, उससे आप नहीं रख सकते हैं, पर इनके पास ऑप्शन रहता है कि लाइसेंस मिलने के 3 साल तक ये रख सकते हैं। 3 साल के अंदर इनको डाइल्यूट करना पड़ेगा, तो ये अब डाइल्यूट करेंगे कुछ दिनों में, मे बी इस साल के एंड तक डाइल्यूट करना पड़ेगा इनको। और जब भी डाइल्यूट करेंगे अराउंड 8.3% इनको मार्केट में छोड़ना पड़ेगा प्रमोटर्स को। तो प्रमोटर जरूर ये कोशिश करेंगे जब वो शेयर छोड़े मार्केट में या बेचें ओपन मार्केट में तो ज्यादा से ज्यादा पैसे उससे बना पाए, जिसका मतलब ये है कि वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे ताकि स्टॉक प्राइस जो हो जितना हाई हो सके उतना हाई पे हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे बना सके। तो ये एक फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, ये एक पॉइंट है लॉजिकली जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं स्टॉक के बारे में। देखते हैं इनके क्वार्टरली सेल्स और ईयरली सेल्स का रिजल्ट क्या है। क्वार्टरली कंपनी ने हर क्वार्टर में ही अपना ग्रोथ रजिस्टर किया है, चाहे वो पैंडेमिक हो चाहे ना हो। दिसंबर में थोड़ा सेल्स कम हुआ है, मे बी इसका रीजन ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में कि वो एमएफआई जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लोन से उसको गवर्नमेंट कंज्यूमर से माफ कर देगी और इनका उसमें लॉस हो जाएगा इन फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का। इसके चलते हो सकता है इनका रेवेन्यू, ये एक रीजन है जो मैं सोच रहा हूँ, उसकी वजह से शायद रेवेन्यू इनका दिसंबर में कम हुआ है। पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंपनी हर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट रजिस्टर कर रही थी 45, 64, 94, 93, 90, 73, चाहे कुछ भी हो हर क्वार्टर में प्रॉफिटेबल थी। इस क्वार्टर में कंपनी भारी लॉस किया है, मतलब जितना
3-4 क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं कमाया, उससे ज़्यादा तो कंपनी ने एक क्वार्टर में लॉस कर दिया। तो ये हुआ क्यों है? हुआ ये है कि इसका रीजन अगर दिखाऊं तो इसका रीजन है नेट एनपीए। नेट एनपीए देखेंगे तो हर बार कितना था, हर बार गिर रहा है इनका 0.38 से 0.2, 0.2 से 0.8, 0.18, 0.18 से 0.14। बट दिसंबर में ये 0.05 हो गया है, मतलब अराउंड 30 टाइम्स इन्होंने अपना नेट एनपीए गिराया है। तो ये गिराया कैसे? ये ऐसा हो सकता है कि इनके पास जो बड़े बड़े लोन्स थे, जो मतलब कंज्यूमर लोन्स थे, जो इनको लगा कि वो डिफॉल्ट हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, उसको राइट ऑफ ही कर दिया है, ऑलरेडी बुक से हटा ही दिया है। तो काइंड ऑफ बुक क्लीनिंग बोलते हैं, तो बुक क्लीनिंग किया इन्होंने। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो नेट प्रॉफिट है, सिंस वो राइट ऑफ हो गया है, उसको कंपनी एज ए लॉस मान ली है, तो इनका नेट प्रॉफिट जो है काफी ज्यादा माइनस में चला गया और ये एक्चुअली लॉस हो गया 279 करोड़ का। तो ये एक रीजन है मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से इनका नेट एनपीए जो है ऑलमोस्ट जीरो के आसपास पहुंच गया है, और इनका जो एक क्वार्टर का लॉस है वो बस एक क्वार्टर में निपट गया। और जब इस क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव होगा और एक काफी अच्छा मार्जिन भी ये रजिस्टर करेंगे प्रॉफिट के हिसाब से, और नेट एनपीए जो है वो भी 0.05 ही रहेगा। तो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ वापस आएगी, जहां पे प्रॉफिट भी होगा और नेट एनपीए ऑलमोस्ट जीरो भी रहेगा। ग्रोथ देखें तो आप 2017 में 2217 करोड़ का रेवेन्यू था, 2018 में जो लाइसेंस मिली कंपनी को 1400 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, 19 में 1800 करोड़ का हो गया, 2020 में 27 और अब तक का 29 करोड़ का इन्होंने लगभग रेवेन्यू रजिस्टर किया। तो हर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो डबल ग्रोथ किया कंपनी ने सिर्फ 3 साल में अपने रेवेन्यू को। अगर हम नेट प्रॉफिट जाकर देखें, नेट प्रॉफिट इनका भी ऐसा हुआ है कि 7 करोड़ से लेके 350 करोड़ तक पहुंच गया था, तो 50 गुना हो गया था 2 साल में। जैसा मैंने बताया कि इस क्वार्टर में इन्होंने जो अपना वो नेट एनपीए वाला काम किया, जिसकी वजह से ये लॉस रजिस्टर कर रखे हैं अब तक लास्ट 12 मंथ में। तो इसको हम जब ये क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, ये क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा, तब जाके क्या होगा कि ये ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है नेट प्रॉफिट वाला। इस जो 2021 का जो ईयरली होगा वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। पर अगर ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ अराउंड 50 गुना का ग्रोथ हुआ है लास्ट 2 साल में कंपनी के रेवेन्यू में। तो एक बहुत अच्छा सा एक पैटर्न है कंपनी का ग्रो का, रेवेन्यू वाइज, सेल्स वाइज या फिर आप प्रॉफिट वाइज देखेंगे तो काफी अच्छी कंपनी ग्रो कर रखी है। बैलेंस शीट देखेंगे रिजर्व्स में तो 2017 में 0 का था, फिर 7, फिर 180, फिर 1238 करोड़ का, अराउंड 1238 करोड़ का रिजर्व्स कंपनी के पास हो गया। तो ये बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, क्योंकि इनका मार्केट बहुत अच्छा है जिसमें ऑपरेट करते हैं और इसका मैनेजमेंट भी काफी तगड़ा है। तो वो कब क्या करना उनको पता है और कैसे सेल्स बढ़ाना वो भी पता है, जिसकी वजह से हर जो भी फिगर है इनको फिगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, जो उसको हॉकी स्टिक ग्राफ में आप देखेंगे, हॉकी स्टिक ग्राफ के हिसाब से बोल सकते हैं। तो काफी अच्छा ग्रोथ हो रखा है इस कंपनी का। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है। अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो जैसा मैंने कहा 83.32% प्रमोटर के पास है, जो कि वो ऑफलोड करेंगे जरूर इस साल के एंड तक। तो यहाँ पर कंपनी का प्राइस भी बहुत ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस हैं। पब्लिक के पास 9% का स्टॉक है, जो कि बहुत कम है, ज्यादा लोगों के पास नहीं है, तो आराम से इसको पकड़ के होल्ड किया जा सकता है। तो ये हो गया कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, बिजनेस के बारे में। अब देखते हैं चार्ट क्या कहता है। तो चार्ट मैंने ले लिया है इतने दिनों का। तो कंपनी जब आईपीओ की थी तो कंपनी अराउंड आईपीओ इस प्राइस पे हुआ था। जिस दिन आईपीओ की थी, आईपीओ से प्राइस ऊपर भागा था, तो करीब करीब 60 रुपए तक गया था। फिर कुछ दिन तक थोड़ा नीचे आया। ऑब्वियसली आईपीओ अगर अच्छा हो तो थोड़ा लोग उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और थोड़ी कंपनी की जो है वो प्राइस थोड़ा गिरता है। तो 49.8 तक आके फिर थोड़ा चढ़ा, और फिर जब जो हुआ मार्च में लास्ट ईयर, तो कंपनी इतनी नीचे चली गई और दोबारा फिर धीरे धीरे मोमेंटम बना, एक ऊपर गई फिर नीचे आई। और अभी जो इलेक्शन की रैली के हिसाब से, एक तो इलेक्शन ने इफेक्ट किया, जो प्रोमिसेस किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो उस जो प्रोमिसेस है बहुत सारे एमएफआई को उस पर से नुकसान हुआ है। दूसरा है कि ये लॉकडाउन होने की वजह से क्या होता है, जो लोग इनसे लोन लेते हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी लोग होते हैं, ठेले वाले होते हैं, या जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, वो लोग इनके प्राइमरी कस्टमर्स हैं, जिनको बैंक लोन नहीं देती है। तो वो लोग डेली वेज कमाते हैं और डेली अपना मंथली हिसाब से ईएमआई देते रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से सबसे बड़ा इंपैक्ट उनके बिजनेस में पड़ता है, ताकि वो ठेले लगा नहीं सकते हैं, सब्जियां बेच नहीं सकते हैं, तो उनको इंपैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से मार्केट सेंटीमेंट ये है कि इस कंपनी को नुकसान होगा, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली ये कंपनी गिर रही है और काफी हद तक गिर चुकी है, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इस कंपनी का एक ओपन मार्केट है और एक कंपनी अच्छा ग्रोथ रेट पे भी है, तो जितना ज्यादा इसको कम प्राइस, मतलब जितना कम प्राइस पे जितना ज्यादा खरीदा जा सकता है, उतना ज्यादा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा मिल जाएगी। करेंट अगर प्राइस से हम देख लें, तो अगर सब कुछ सही रहता है तो कंपनी अपने 52 वीक हाई पर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगाएगी, अगर एक बार ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया तो। अगर हम देखें इसको, तो हमारा ग्रोथ कितना हो सकता है, एक प्रेडिक्शन ही है, और ये प्रेडिक्शन इस बेस पे है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो ये बस उस मोमेंट का वेट कर सकते हैं जिस मोमेंट पे कंपनी ग्रो करना चालू कर दे। तो बस तब तक के लिए इसको होल्ड करके रखना है। एक बार वो निकलना चालू हो गया तो फिर ये
अपना टॉप हाई जो क्रॉस करके ही आगे जाएगी। तो ये करीब करीब 97.95 98% 100% के आसपास का ग्रोथ आराम से मिल सकता है अगर इसको होल्ड करके रखा जाए। तो मेरे हिसाब से अगर ये अब जैसा कोविड का चल रहा है, ये इस पे क्या होगा कोई बोल नहीं सकता, पर अगर सिचुएशन जब भी सही होता है तब से अराउंड 1 साल तक का टाइम ही लगना चाहिए या उससे कम भी लगना चाहिए। ये ग्रोथ इसी तरह से वापस जाएगी जैसे ये नीचे आई है, सेम स्पीड से ऊपर जाएगी और फिर इसको ये 100% प्रॉफिट बुक करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हो गया काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म, हो सकता है साल भर लग जाए इसमें, 1.5 साल लग जाए, पर साल 1.5 साल 100% प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा टाइम, लंबा टाइम नहीं होता है। अगर होल्ड कर रखते हैं लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल के लिए, तो भी ये शेयर बहुत अच्छा है, इनका ग्रोथ बहुत अच्छा है और हो सकता है ये आपको 20 टाइम्स 10 टाइम्स 15 टाइम्स का रिटर्न भी आपको आराम से लॉन्ग टर्म में दे सकती है, कंपनी का फंडामेंटल्स अगर और ऑपरेशन सही रहा तो ये एक मेरा पर्सनल रिसर्च था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।